सो आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब तक जो हमने देखा दैट इज विदाउट एक्सटर्नल फील्ड अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी हो, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और हमें वर्क करना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि इनफाइनाइट से कोई चार्ज को, क्यू चार्ज को तुम एक जगह ला रहे हो सिस्टम ऑफ फ्रेम में, ओके, तो वहां लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। और अगर वो चार्ज 1 कूलम हुआ, ओके, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल। अभी अगर ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ही वर्क करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं स्टार्टिंग में और फिर तुम इनफाइनाइट से कोई चार्ज को यहाँ लाओ तो उसके लिए तो कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन में कुछ है ही नहीं। डन। जैसे कि अभी हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन लग रहा है तो हमारी स्पीड हमारी चेंज होती है, लेकिन वैक्यूम में तो फ्रिक्शन जैसा कुछ है ही नहीं, ओके। तो मतलब उसमें हमारे मतलब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो जितना भी एयर रेजिस्टेंस हो वो रेजिस्टेंस तो वहां पे कम ही लगेगा। स्पेस में चले जाओ तो वो रेजिस्टेंस तो लगेगा ही नहीं, उतना तो खत्म ही कर दो। क्यों? क्योंकि सामने से कुछ आने वाला है ही नहीं। अंडरस्टूड। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फिर हमें वर्क करना पड़ेगा नहीं। लेकिन अब हम पर्टिकुलरली समझ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिंपल, वो हम समझ गए हैं, उसके बेस का न्यूमेरिकल भी गिन लिया, तो ये तो तुम्हें बहुत इजी ही लगेगा, ओके। करने क्या वाले हैं वो समझ में आ गया। अब तक हम क्या कर रहे थे कि कोई इनफाइनाइट पे चार्ज है Q और वो चार्ज को यहाँ ला रहे हैं तो उसका वर्क डन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया Q, ओके, Q1 सपोज। अब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूँ Q2, तो Q2 को यहाँ लाने के लिए 0 वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये Q1 है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो अपोज या रिपल्स करेगी, ओके, अट्रैक्शन करेगी या रिपल्शन करेगी बेस्ड ऑन के यहाँ पे चार्ज कैसा है, ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो एक्सेलरेट हो जाए, ओके। डन। ये सब हमने देख लिया है। तो फिर Q2 को लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, ओके। दैट W इज व्हाट? दैट W इज V इंटू Q। ला किसको रहे हो? Q2 को, तो Q2। और ये V किसकी वजह से है? ये Q1 की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा कि Q1 अपॉन R1। R1 मतलब 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, ओके। तो ये वर्क था। फिर हम थर्ड वाला भी लाए थे, फिर न्यूमेरिकल में तो 4 है, ओके, वो लाए थे हम। अभी थर्ड वाला लाएंगे Q3, तो क्या होगा कि Q1 और Q2 दोनों के ऑपोजिशन में फोर्स लगेगा। वैसा न्यूमेरिकल भी हमने किया, यही स्ट्रेटेजी है। लेकिन स्टार्टिंग वाला ये जो 0 था वो 0 होगा नहीं, बस इतना ही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, दैट्स इट, ओके। यही हमें डिस्कस करना है। हाँ, चलो। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, कि अगर सिंगल चार्ज को लाना है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, कब? जब एक्सटर्नल फील्ड है तब की बात है। अच्छा, so in sections the source of electric field was specified, the charges and their locations and the potential energy of the system of those charges were determined. In this section we ask a related but a distinct question: what is the potential energy of charge Q in a given field? This question was in fact the starting point that led us to the notion of the electrostatic potential. But here we address this question again to clarify in what way it is different from the discussion previous we had. Okay, तो इसमें तो समझ गए ना, इसको ज्यादा है। The main difference is that we are now concerned with the potential energy of a charge in an external field. Okay, अब external field है, वही main difference है, पहले वो नहीं था। Okay, so the external field E is not produced by the given charges whose potential energy we wish to calculate. E is produced by source external to the given charges। मतलब हमारा जो चार्ज है उसकी वजह से जो E होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले से कोई E प्रेजेंट है, पहले से कोई सोर्स चार्ज प्रेजेंट है, वहां उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो उसकी बात कर रहे हैं। The external source may be known, but often they are unknown or unspecified। मतलब एक्सटर्नल जो सोर्स होगा कि पॉजिटिव सोर्स है, नेगेटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंगली वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंगली वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसका मैग्नीट्यूड भी डिपेंडिंग अपॉन कि कितना चार्ज है उसके ऊपर है। लेकिन हमें जनरली वो देते ही नहीं है। जनरली हमें पता नहीं होता कि सोर्स चार्ज क्या है। जनरली क्या होता है, दैट इज अननोन, लिखा हुआ है ना,
कि जनरली इट इज अननोन, दे आर अननोन और अनस्पेसिफाइड। तो हमें सिर्फ वैल्यू दे दी गई होगी कि ई की वैल्यू है दिस मच 10⁻⁶, 10⁵, वैसे पर्टिकुलरली दे दी होगी। सोर्स चार्ज कितना है, क्या है, वो कुछ दिया होगा नहीं, और हमें जरूरत भी नहीं है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का ही काम है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड का ही काम है, और कुछ काम है नहीं। हमें नहीं पता करना कि वही जो हमें मिल रहा है, आम खा रहे हैं हम, गुठली नहीं देख रहे, या कौन से पेड़ से तोड़ा हुआ है, कहाँ की है, वो नहीं, बस आम खाने को मिला, लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं व्हाट इज स्पेसिफाइड हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्सेस। तो एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से ये जो E है वो। Now we assume that the charge Q does not significantly affect the source producing the external field। मतलब ये जो Q ला रहे हैं हम, जो नया ला रहे हैं इनफाइनाइट से, उससे कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा। हाँ, इसको अपोज तो लगेगा, ऑपोजिशन में फोर्स लगेगा, लेकिन उसकी वजह से ये जो सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई ज्यादा चेंज होगा नहीं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू दी जितना सोर्स हम ला रहे हैं उसके। ओके, तो क्या होगा कि ये Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो चार्ज को तुम ला रहे हो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन वही ये स्टार्टिंग में भी हमने समझा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सोर्स की है वो ऐसा समझो कि 1000 है, और ये जो ला रहे हैं वो है 1, +1 और -1। तो +1 और -1 कुछ भी हो, लेकिन ये तो 1000 की 1000 रहेगी, 1000 से 1001 हो जाएगी या 999 हो जाएगी, मतलब ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो वही चीज बता रहे हैं। वी एज्यूम दैट द चार्ज Q डज नॉट सिग्निफिकेंटली, ये हमने पढ़ा, even if Q is finite, its influence on the external source may still be ignored in the situation where very strong sources far away at infinity produces a finite field E in the region of interest। मतलब बोल रहे हैं कि Q जो हम ला रहे हैं उसका चार्ज ज्यादा हो या कम हो, जनरली हम उसको इग्नोर ही करने वाले हैं। ओके, Note again that we are interested in determining the potential energy of a given charge Q in the external field. We are not interested in the potential energy of the sources producing the electric field। मतलब कि ये जो Q हम ला रहे हैं, ये जो Q हम ला रहे हैं उसकी वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम फाइंड कर रहे हैं, ना कि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होगा उसकी हमें परवाह नहीं है, और सोर्स कितना था उसकी भी परवाह नहीं है। हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कौन सी डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन चाहिए बस। अब वो कौन से सोर्स की वजह से है, वो सोर्स कहां से लाए, ये वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वही बोल रहे हैं। ओके, चलो, सो द external electric field E and the corresponding external potential V may vary from point to point. By definition, V at a point P is the work done bringing a unit positive charge। ये तो हमने पढ़ा हुआ ही ऑलरेडी, रिपीटेशन है। We continue to take potential at infinity, ये भी हमने पता ही है। Thus work done in bringing, देखो यहाँ एक्चुअल में ये सब इंट्रोडक्शन ही था, कुछ था ही नहीं यहाँ पर। ओके, अब हमारा जो मेन हम बोल रहे हैं कि एक सिंगल चार्ज को लाना है। ओके, एक सिंगल चार्ज को, ये हमारा सिस्टम है। ओके, अब ये हमारा इंफिनिटी है Q1 इज एट इंफिनिटी। ये सिस्टम जो है वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और सबसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जनरली कौन सी होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसके बीच का डिस्टेंस से भी पता कर सकते हैं, अगर सेम डिस्टेंस पे हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, अगर गिवन फिगर में है तो। ओके, और अगर बोला हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम ड्रॉ करके दिखा रहे हो तो ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फिर ऐसे 2 नजदीक में है, फिर एक दूर है, फिर वापस 3 नजदीक में है, ऐसे मत दिखाना। ओके, ये बहुत छोटी बात है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन एक इमेज बनती है तुम्हारी भी इवेल्युएटर के माइंड में, अरे ये क्या है साथ साथ में बना दिया है। ओके, ऐसे लाइक दैट। तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे बट उसका इफेक्ट हो सकता है। हाँ चलो, तो ये हमारा Q1 है, उसको हमें यहाँ पर लाना है। ठीक है, thus work done bringing a charge Q1 from infinity to the point से P पॉइंट पर हम ला रहे हैं, in the external field is QV। तो वर्क डन तो हमें पहले से ही पता है, वर्क डन क्या है, Q into V ही है।
वर्क डन क्या है हमारा Q इंटू वी, हम Q1 को ला रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा Q1 इंटू वी। ये V का कौन सा पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से का पोटेंशियल है। डन, सिंपल है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। नाउ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q, यही वर्क स्टोर्ड हो जाएगा। अभी अगर Q1 को हम P पॉइंट पे ले आए तो यही वर्क डन है वो स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी बाय द डेफिनेशन, हमें पता है हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया अब तो। सो इफ द P हैज पोजीशन वेक्टर R, मतलब कोई ओरिजिन से ये P का पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है सपोज, यहां से पोजीशन वेक्टर क्या है R, ओके। रिलेटिव टू सम ओरिजिन वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट R इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं मतलब W, तो W ही क्या है वर्क डन, और वर्क डन ही क्या है पोटेंशियल एनर्जी U। डन, तो यहां पर अगर पोटेंशियल किसका गिनेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है मतलब ये तो कोई चार्ज की वजह से नहीं है, ये तो पहले से ही हमें गिवन है। तो उसके लिए कोई पोजीशन वेक्टर ये जो P है वो हम लिख देंगे से R1, ओरिजिन से जो पॉइंट पे ला रहे हो वो पॉइंट पे। अगर ओरिजिन से हम ये पॉइंट पर ले आते और उसका पोजीशन होता सपोज B, तो हम लिख देते B, दैट्स इट। पोजीशन वेक्टर होना चाहिए क्योंकि उस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल है, दैट्स इट। हमें तो Q इंटू वी ही करना है, तो V की वैल्यू तो चाहिए होगी। अभी अगर कोई चार्ज की वजह से, देखो थोड़ा लेंदी हो लेकिन हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोई ऑलरेडी चार्ज Q1 है, अब मैं चार्ज ला रहा हूं कौन सा Q2 ला रहा हूं इनफाइनाइट से, ओके। तो जब Q1 लाए थे, अब तक जो हमने पहले पढ़ा उसकी बात करो, Q1 लाए थे तब वर्क कितना था 0, क्योंकि कुछ था ही नहीं यहाँ पर। अब Q2 ला रहे हैं तो वर्क 0 नहीं होगा, तो कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट QV, ओके। और ये Q किसको लाए तुम, Q2 को लाए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कहां से है भाई, ये Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या, K Q1 की वजह से है तो K Q1 by R1, और ये R1 क्या है, ये Q1 तक की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये Q2 को भी ला रहे हो तो Q2 को भी ला रहे हो तो अभी ये हो जाएगा R12। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, K Q1 Q2 अपॉन R12। डन, तो ये V तो हमें पता है कि ऐसे निकाल देते हैं कोई चार्ज की वजह से हो तो, लेकिन यहाँ पर तो कोई चार्ज की वजह से V नहीं है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज की वजह से ही है, लेकिन वो हमें पता नहीं है ना कि कितना चार्ज है, कौन सी कितना चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो कुछ भी गिवन नहीं है, हमें सिर्फ बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये V हमें डायरेक्टली नोन होगा नहीं, ये गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो हम डायरेक्टली ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लाइक दिस, कि जो पॉइंट पर तुम ला रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। सपोज तुम P पॉइंट पर ला रहे हो तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 है, सो VR1 लिख देंगे। अगर Q पॉइंट पे ला रहे हो तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B होगा ओरिजिन से, तो दैट इज VB लिख लेंगे। डन, कि वो पॉइंट पर जितना पोटेंशियल हो उतना, हमें पता हो तो लिख देंगे, नहीं पता तो V का V ही रखेंगे, सिंपल है, ओके। तो वही चीज है, तो R पे लेके आए तो वो हो जाएगा W दैट इज इक्वल्स टू अगेन U ही है, वही पोटेंशियल एनर्जी है, तो Q VR, वेयर VR इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल एट पॉइंट R। इतना समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो कि ये जो Q1 हम लेके आए ना, ये Q1 हमने लिया है, Q बोलो या Q1 बोलो जो भी बोलना हो, हमने Q1 बोला है, तो ये Q1 को जो लेके आए, मानो कि ये Q कौन था, एक इलेक्ट्रॉन था, कौन था, इलेक्ट्रॉन। हम मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लेके आए हैं इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इलेक्ट्रॉन को लेके आए, तो इलेक्ट्रॉन को लेके आए तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिख दो, और क्या, तो फिर U इज इक्वल्स टू Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। डन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया इनटू पोटेंशियल एट R1। डन, अब यही ये तो हम U2 माइनस U1 भी करते हैं ना, सपोज ये तुम P पर थे, अब Q पर भी जाओगे, ओके। तो इनिशियल माइनस फाइनल लेते थे हम डेल्टा, तो अगर डेल्टा U ले हम U2 माइनस U1 दैट इज इक्वल्स टू 1.6, चार्ज तो उतना ही है, वही चार्ज को ले जा रहे हो, तो पोटेंशियल में भी चेंज आएगा, यहाँ पे VR1 था, यहाँ पे VB हो गया है, तो डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा V बोल देते। डन, वहां पे चेंज होगा वो। अब अगर डेल्टा V जो है वो हुआ सपोज 1 वोल्ट, कितना हुआ 1 वोल्ट, तो अगर हम डेल्टा V की वैल्यू 1 वोल्ट डाल दे
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आ गया? जूल। लेकिन ये जूल कब आया? ये जूल में कब आया? जब हमने एक इलेक्ट्रॉन चार्ज लिया और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया? 1 वोल्ट। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन लिया था और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लिया, तो इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू कितनी थी हमारी एनर्जी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एनर्जी, ये जो हमारा यूनिट है उसका यूज आएगा केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितनी एनर्जी। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन जितनी ही एनर्जी है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यही था कूलम में, उतनी एनर्जी है क्या? जूल में। ओके, सो वही चीज अभी यहाँ लिखी हुई है, देखो। Thus, if an electron with charge q is accelerated by a potential difference of delta v 1 volt, it would gain energy q delta v, and this is the unit energy defined as 1 electron volt. And this, yes, the unit क्या होगा? 1 electron volt का E into V ही है, most commonly used. Okay, तो देखो, the unit based on EV are most commonly used in atomic, nuclear and particle physics. So 1 kilo इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उनको 10⁻³ कर दो, किलो है तो 10⁻³ दैट इज इक्वल टू दिस मच जूल। 1 मेगा बोले तो कुछ नहीं, 10⁻6 कर दो, और क्या? डन। ओके, तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गीगा बोले तो 10⁻9, ये सब हमें पता ही है। ओके, किलो, मेगा, फिर किलो, मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, याद है ना? वो 11th में पढ़े थे हम, कि जैसे कि क्या था? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और फिर उल्टा भी था ऐसे। ओके, तो फिर तो 0 आ जाएगा, 0 के बाद 10⁻0, 10⁻0 के बाद उल्टा जाएंगे तो क्या होगा? मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो और फिर पिको, याद है ना? तो 10 पिको मतलब 10⁻⁻12, फिर वहां से नैनो मतलब 10⁻⁻9, फिर नैनो से वापस आओगे तो 10⁻⁻6, वो कौन है? माइक्रो। फिर माइक्रो से मिली पे आओगे 10⁻⁻3, फिर तो 10⁻0 पे आ गए। फिर प्लस में 10 गए तो 10⁻3 मतलब किलो, फिर 10⁻6 मतलब मेगा, फिर 10⁻9 मतलब गीगा, एंड 10⁻12 मतलब टेरा। ओके, हाँ चलो, तो देखो टेरा आया, ये रहा टेरा, तो 10⁻12। दिस हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड ऑन पेज 117 फिजिक्स पार्ट 1 टेबल 6. मतलब ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। 11 फिजिक्स लिखा है ना, 11th फिजिक्स पार्ट 1। ओके, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो बस यही था, एक चार्ज को तुम लेकर आओगे। पहले तो हमें क्या बोला, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सिर्फ हमने ये चीज जो पढ़ी वो नहीं है। पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, वो समझते हैं। जो हमें पहले से पता था, पहले से ये पता था कि इनफाइनाइट से कोई चार्ज Q को अगर सिस्टम में लेके आ रहे हो तो वर्क डन कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि उसको अपोज में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। ओके, तो वो 0 होगा। वही केस अभी थोड़ा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? Q इनफाइनाइट पे ही है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी सोर्स चार्ज की वजह से, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स इट। ओके, तो अब ये Q को यहाँ लाओगे तो 0 होगा नहीं, ऑब्वियस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऑपोज में काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितना होगा? तो W इज इक्वल टू, अब ये जो हमने किया वो W इज इक्वल टू व्हाट? QV। ओके, तो Q को ला रहे हो तो Q, लेकिन ये V क्या है? तो चार्ज के केस में तो हम लिख देते थे V इज इक्वल टू KQ/R, चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से और कितने चार्ज की वजह से है, तो हमें नहीं पता, तो हम V को V रखते हैं तो Q, लेकिन जो पॉइंट पर ले जा रहे हो वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर से R1 होगा तो V R1, और अगर R2 होता तो V R2, R3 होता तो V R3, सिर्फ R होता तो V R, दैट्स इट, बस W इज इक्वल टू दिस। ये W जो है वही मेरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये W ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी से डेल्टा U मतलब क्या? U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज इक्वल टू QVR1। अब फाइनल तो अभी जो लिया वो फाइनल, इनिशियल तो इनफाइनाइट था, तो वो तो हम 0 ले लेते थे, तो मतलब U का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा U बोलो या U बोलो, दैट इज इक्वल टू UVR1।
ओके अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा जो अभी नया हमने देखा वो क्या कि अगर Q पर कोई क्या हो, Q की जगह हमने ले लिया है कोई चार्ज ही लेना है, Q मतलब एक चार्ज, तो उसको हमने ले लिया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लेकर आओगे तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लो, तो लिख दिया। अभी ये जो V है वो अगर हम डेल्टा V ले लें कि यहाँ से ही कोई P पॉइंट से Q पॉइंट पर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होगा, क्योंकि V एट R1 से V एट R और यहाँ पर क्या है V एट B, डन। ये B है ओरिजिन से और ये R है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। हमने मान लिया कि ये दोनों में डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाओगे ओके तो वो Q है और पोटेंशियल कितना होगा उसमें 1 वोल्ट। तो अगर 1 वोल्ट डाले और वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाले तो हमें मिल जाएगा डेल्टा U दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। लेकिन यही क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ले गए थे तुम और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लिया था, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू दिस, दैट्स इट। सिंपल है। तो एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसके केस में ये है, एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही चार्ज को ला रहे हो तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यही होगी। डन, समझ में आ गया?